हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास। डियर, आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक को डिस्कस करेंगे और क्लास 8 का ये फर्स्ट चैप्टर है और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का पूरे एनसीईआरटी की बुक। और 8 ही नहीं, क्लास 6, 7, 8 हमारा इंटेंशन है क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुक को पूरा कंप्लीट करना, और वो भी केवल हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। डियर, तो आज का चैप्टर है पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और अगर हम लोग बात करें हिंदी में तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो डियर, यहाँ पे हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों से लेके आए हैं हम एनसीईआरटी का बुक, जहाँ से आपको इंग्लिश है आप तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर आप हिंदी वाले हैं तो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये दोनों एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो कर रहे हैं। तो डियर, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जैसे डियर कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फसल होता क्या है। तो डियर, फसल होता क्या है, जब हम लोग एक ही तरह का पौधा यानी एक ही किस्म के पौधे जो है अगर किसी भी स्थान पे लगाते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो देख लीजिए, फसल का डेफिनेशन है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी एक ही किस्म के पौधे जो है अगर हम लोग एक ही स्थान पर लगाते हैं बड़े पैमाने पर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कहें गेहूँ की फसल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि खेत में केवल हम लोग किसका पौधा लगाए हुए हैं, गेहूं के पौधे लगाए हुए हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो डियर, फसलें जो होती है ना वो कुछ अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे ये नहीं कि फसलें जो रहता है सिर्फ गेहूँ होता है या आपका चावल होता है। तो फसल आपका अन्न भी हो सकता है, सब्जी भी हो सकती है और फल भी हो सकती है। तो याद रखिएगा, ठीक है, फसल में आपका सब्जी भी आ सकता है, फल भी आ सकता है और अन्न भी आ सकता है। और ये डिपेंड करता है, आपका मौसम पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा मौसम पे अलग अलग मौसम पे अलग अलग चीज़ लगाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग फसल के अकॉर्डिंग क्रॉप को जो रहता है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी वैंगीकरण करते हैं। तो डियर, भारत जो है ना एक तरह का विशाल देश है जहाँ यहाँ का ताप होता है और आर्द्रता और वर्षा जैसे जलवायु परिस्थितियाँ जो रहती है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, और इसलिए देश के विभिन्न भागों में अलग अलग के प्रकार के जो है हम लोग फसलें उगाया जाता है। ठीक है, तो डियर, मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है फसल को दो तरीके से बांटे हैं। एक है आपका खरीफ फसल और एक होता है आपका रबी फसल। ठीक है, अब ये आपको पता होगा कि खरीफ फसल और रबी फसल जो है कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक कॉम्पिटिशन में आपका पूछा जाता है। अगर आप टीचर लेवल अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो डियर, खरीफ फसल उसको कहते हैं ना जो आपका वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्षा ऋतु में इसको बोया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका जून से सितंबर तक होता है। भारत में वर्षा ऋतु कब होती है, तो जून से सितंबर तक होती है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि धान आता है, मक्का आता है, सोयाबीन आता है, मूंगफली आता है या कपास आता है और कपास आता है। ठीक है, ये सब जो है आपका खरीफ का फसल है। दूसरा आता है रबी फसल। रबी फसल जो रहता है इसको हम लोग शीत ऋतु कहते हैं, यानी ये अक्टूबर से लेकर मार्च तक का होता है। ठीक है, में उगाया जाता है। इस फसल को हम लोग क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। तो ये रबी फसल किसको कहते हैं, तो रबी फसल उसको कहते हैं जिसको हम लोग अक्टूबर से लेके मार्च तक उगाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आ जाता है, तो जैसे गेहूँ आ गया, चना आ गया, मटर आ गया, सरसों आ गया, अलसी आ गया, ये जो रहता है रबी फसल का उदाहरण है। इसके अलावा क्या होता है डियर, जैसे कि कई स्थानों पे दाल और सब्जियां जो रहती है ना ये आपका गर्मी में भी उगाया जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इंग्लिश से, तो डियर इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं, फसल को क्रॉप कहते हैं। जो कि देख लीजिए, अगर प्लांट जो रहता है सेम काइंड का अगर हम लोग कल्टिवेटेड करते हैं एट वन प्लेस लार्ज स्केल में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्रॉप ऑफ वेट बोले, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्लांट है वो आपका वेट का रहेगा। ठीक है, यानी गेहूं का रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डियर,
और हम लोग को पता है कि क्रॉप जो रहता है अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि सीरियल्स, अन्न रहता है, वेजिटेबल सब्जी रहता है, फ्रूट्स रहता है, यानी वेजिटेबल और फ्रूट भी जो रहता है क्रॉप में आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो कि डिपेंड करता है सीजन पे, जिसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं सीजन के बेसिस पे, और वो सीजन के बेसिस पे ही वो ग्रो करता है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया जो है एक तरह का वास्ट कंट्री है, इसका क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और रेनफॉल जो रहता है अलग अलग रीजन में अलग अलग पाया जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप जो रहता है आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में उगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको क्लासीफाई किए हैं दो पार्ट्स में, एक खरीफ क्रॉप हुआ और एक आपका एक रबी क्रॉप हो गया। जैसे कि अभी अभी हम लोग खरीफ क्रॉप को डिस्कस कर चुके हैं कि कब उगाया जाता है, तो जून टू सितंबर उगाया जाता है। ठीक है, इसकी जो रहता है रेनी सीजन में इसको उगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और रबी क्रॉप्स को कब उगाया जाता है, तो याद रखिएगा विंटर सीजन में, यानी अक्टूबर टू मार्च में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया, तो आपका खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल में जैसे सोयाबीन, ग्राउंडनट आ गया, मेज़ आ गया मतलब मकई और पैडी, सोयाबीन ये सब, और कॉटन, ये खरीफ क्रॉप्स है। और जबकि ये रबी क्रॉप्स में वेट आ गया, पी, मस्टर्ड और लिनसीड जो रहता है ये आपका रबी क्रॉप में आता है। ठीक है ना, तो डियर याद रखिएगा। इसके अलावा तो हम लोग पल्सेस और वेजिटेबल्स भी जो है गर्मी के सीजन में उगाते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, यानी जब हम लोग फसल उगाते हैं, तो उसका कुछ प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को हम लोग को यहाँ फॉलो करना रहता है। जैसे कि सबसे पहला प्रोसेस जो रहता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा शोइंग, तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर चौथा है इरीगेशन, फिर है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। ठीक है, वीड्स क्या होता है डियर, तो वीड्स जो रहता है जो अनवांटेड प्लांट होता है ना, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, जब हम लोग सब्जी लगाते हैं या गेहूँ की या किसी चीज़ की खेती करते हैं, तो उसमें जो घास फूस उग जाता है ना, जिसका कोई ज़रूरत नहीं रहता, उसको हम लोग वीड्स कहते हैं। फिर उसको हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे, मतलब उसको उखाड़ेंगे। ठीक है ना, फिर उसको क्या करेंगे, हम लोग स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो रहता है विभिन्न प्रकार का आपका प्रोसेस है, जिससे कि हम लोग एग्रीकल्चर से यानी खेती से होके गुजरते हैं। तो मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, फिर खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई करना, फिर खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार मतलब हो गया डियर वही, ठीक है, वीड्स हो गया, फिर उसके बाद आपका कटाई हो गया, फिर भंडारण हो गया। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, तो इसी को हम लोग कहते हैं आपका खरपतवार से सुरक्षा, मतलब कि जो अनवांटेड प्लांट है उससे भी हम लोग को सुरक्षा करना पड़ता है फसल को। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर वहाँ पे अनवांटेड प्लांट अगर आपका उग जाता है, तो जितना पोषक तत्व रहता है ना वो खींच लेता है अपनी ओर। कभी कभी वो ना प्लांट के लिए पॉइजन भी हो जाता है, इसलिए उसको हटाना भी हम लोग के लिए काफ़ी ज़रूरी रहता है। ठीक है, फिर कटाई आता है, फिर भंडारण आता है, तो याद रखिएगा। डियर, एक चीज़ होता है टीलिंग और फ्लॉपिंग, किसको कहते हैं, तो देखिए वो एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, जो मिट्टी रहता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, लूज करते हैं, और टर्निंग, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टीलिंग और फ्लॉपिंग। मतलब जो हम लोग खेत जोतते हैं ना, इससे क्या होता है, जो मिट्टी का बड़ा बड़ा ढेला रहता है ना वो टुकड़ा हो जाता है, और फिर वो क्या होता है मतलब कि पूरा वो मिल जाता है एक दूसरे के साथ, उसमें गैपिंग आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लूजनिंग कहते हैं, लूजनिंग ऑफ सॉइल। तो इसको, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लॉपिंग कहते हैं। और ये किससे होता है, तो ये फ्लप से होता है। फ्लप जो रहता है ना, ये आयरन और किससे बना रहता है, वुड से बना हुआ रहता है, याद रखिएगा। अगर कहीं का मिट्टी जो रहता है ना अगर ड्राई रहता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे पानी डालते हैं पहले, फ्लॉपिंग करने से पहले। ठीक है, क्रम्स क्या होता है डियर, तो देखिए जब हम लोग फ्लॉपिंग करते हैं ना, तो वहाँ बहुत मिट्टी का जो रहता है ना बड़ा बड़ा ढीला रहता है, उसको हम लोग क्रम्स कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, उसको हम लोग फ्लॉपिंग को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं, क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं, सॉरी। अगर मिट्टी को उलटने और पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं, जिसको हम लोग फ्लॉपिंग कहते हैं। और इसको किससे होता है, तो हल से किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लॉप कहते हैं। और देखिए अगर मिट्टी सूखी होती है तो हम लोग उसमें क्या डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। ठीक है ना, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो याद रखिएगा। फ्लप क्या होता है, तो अभी हम लोग फ्लप पढ़ चुके हैं कि फ्लपिंग करने के लिए जिससे हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लप कहते हैं। ठीक है, जो कि आपका आयरन से और लकड़ी से बना हुआ रहता है। ठीक है,
डियर एक वर्ड है, ठीक है। ये क्या है, तो ये एक तरह का टूल है जो कि आपका जो वेट्स है ना उसको ये रिमूव करता है और क्या करता है, सॉइल को लूज़ करता है। सॉइल को लूज़ करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मिट्टी जो रहता है ढेला में रहता है तो उसको क्या करता है, अलग अलग करता है, लूज़ करता है, लूजनिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसकी इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, तो डियर ये हो का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम बात करें फ्लफ को, तो क्या कहते हैं, फ्लफ को हल कहते हैं, ठीक है। ये आपका प्राचीन काल से ही इसका उपयोग होता है, जिसमें कि हम लोग खरपतवार मतलब वीड्स को, अभी पढ़े थे ना, जो वीड्स रहता है उसको हम लोग निकालते हैं और मिट्टी को क्या कहते हैं, लूज करते हैं, ठीक है। कुरेचना का काम करते हैं, यानी लूजनिंग को क्या कहते हैं हम लोग, खुरेचने, ठीक है, यानी अलग अलग उसको करना। ये औजार जो रहता है वो लकड़ी का बना हुआ रहता है, और जैसे कि बैल की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से इसको क्या किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक है। और इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है और इसको क्या कहते हैं हम लोग, फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग जो रहता है वो लंबी लकड़ी का बना हुआ रहता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हल सैफ्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और डियर ये जो हो है ना, इस हो को हम लोग क्या कहते हैं, कुदाली कहते हैं। अब कुदाली तो आपको पता होगा कि कुदाली किसको कहते हैं, ठीक है। इसका आप लोग फिगर भी देख चुके हैं, ठीक है। अगर आप सब अगर खेती किए होंगे और आपके मम्मी पापा खेती किए होंगे, करते होंगे, तो आप देखे भी होंगे, आपके पास ये औजार होगा भी, कुदाली, ठीक है ना। कल्टीवेटर क्या होता है, तो डियर आपके टाइम में क्या होता है ना, हम लोग कल्टीवेटर मतलब ट्रैक्टर से कहते हैं, ठीक है। फ्लफिंग जो रहता है अब किससे होता है, ट्रैक्टर से होता है, ठीक है। अगर हम लोग डियर कल्टीवेटर यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या ये होता है कि हम लोग लेबर को सेव्स कर रहे हैं, टाइम का बचत हो रहा है, लेबर का बचत हो रहा है, ठीक है। पहले अगर हम लोग फ्लॉपिंग करते थे तो उसमें हम लोग को किसका ज़रूरत पड़ता था, लेबर का ज़रूरत पड़ता था, गाय का ज़रूरत पड़ता था, क्योंकि लेबर ही ना गाय को ये करता है, हल को चलाता है, ठीक है ना। वो तो गाय आगे रहता है और फिर पीछे आपका क्या रहता है, लेबर, उसमें लेबर की ज़रूरत पड़ता है। साथ ही साथ उसमें वक्त भी बहुत लगता है, यानी टाइम भी लगता है। लेकिन अब मॉडर्न डेज में जब हम लोग कल्टीवेटर्स का यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, लेबर और टाइम दोनों की बचत होती है। तो डियर कल्टीवेटर देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो जुताई आजकल किससे होती है, ट्रैक्टर से होती है, ठीक है। और इसके उपयोग से क्या होता है, तो समय और लेबर दोनों की बचत होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डियर सॉइल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल हो गया। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में हम लोग कैसे फ्लैपिंग करके सॉइल को प्रिपेयर किए। अब हम लोग क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, मतलब कि बीज बोते हैं। और डियर बीज बोने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि आपका देखिए, शोइंग जो रहता है ना, ये क्रॉप प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि शोइंग जो रहता है ये क्रॉप प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बुआई कहते हैं। और ये क्या रहता है, आपका क्रॉप प्रोडक्शन का क्या रहता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ डियर, कि आपका क्रॉप प्रोडक्शन जो रहता है वो डिपेंड करता है आपका शोइंग पे, कि आप किस तरीके का सीड को जो है आप रोप रहे हो, ठीक है ना। मतलब गुड क्वालिटी, क्लीन और हेल्थी सीड्स होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर आप बीज बो रहे हो तो वो बीज जो है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और हेल्थी सीड्स होना चाहिए। अगर वो हेल्थी नहीं रहेगा, ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो हेल्थी नहीं रहेगा तो वो उगेगा ही नहीं, ठीक है। फिर वो बेकार है आपका इतना मेहनत करना। इसलिए सब चीज़ डिपेंड करता है किस पे, तो आपका सीड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स में देख लीजिए, क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, उसकी आई शो माई मदर, यानी इसकी माँ क्या की, कुछ सीड्स को क्या है एक वेसल में डाली और कुछ पानी डाली। तो कुछ देरी के बाद क्या हुआ कि कुछ उसमें से सीड जो है वो क्या हुआ, वो ऊपर पानी में तैरने लगता है, और कुछ जो रहता है वो नीचे जो रहता है जाके बैठ जाता है, ठीक है।
तो ऐसा क्यों होता है? जल्दी से बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ बीज जो रहता है वो पानी में जो रहता है वो आपका तैरता है और बाकी कुछ जो रहता है बैठ जाता है। तो डियर ऐसा बीज, ठीक है, जिसके अंदर जो है कुछ भी नहीं है, मतलब वो सीड जो है पूरी खराब हो चुका है, तो वो क्या करता है, वो पानी के ऊपर जो रहता है तैरता है, ठीक है। अब ऐसा बीज को अगर आप बोओगे तो क्या वो उगेगा? बिल्कुल नहीं उगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बीज का चयन हम लोग को करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है डियर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो देख लीजिए यहाँ से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इस चैप्टर को हम लोग को बस रीड कर रखना चाहिए, यानी रीड करना चाहिए, ताकि अगर इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज हो तो हम इसको कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में। तो डियर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मतलब क्या हुआ? तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल, देखिए ऐसा सब्सटेंस जो कि हम लोग सॉइल में डालते हैं, किस फॉर्म में? तो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, ताकि उसका प्लांट का ग्रोथ जो है वो हेल्थी हो। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स किसको कहते हैं? अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को हम लोग क्या कहेंगे? खाद एवं उर्वरक मिलाना, सॉरी, खाद एवं उर्वरक मिलवाना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर, ठीक है। तो डियर फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए अब समझ में आ गया कि फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर किस लिए हम लोग प्लांट में डालते हैं। तो वो आपको प्लांट में क्या देता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। किस लिए? तो उसका हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, ग्रोथ प्लांट का हेल्थी ग्रोथ के लिए क्या प्रोवाइड करता है? तो वह आपका मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स हम लोग उसमें सॉइल में ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि अगर मान लीजिए दो कोई खेती कर रहा है, तो हम लोग का बगल वाला खेती जो कर रहा है, ठीक है, उसका क्रॉप जो है काफ़ी मतलब कि अच्छा से हो रहा है, काफ़ी हेल्थी क्रॉप है। और मान लीजिए हम लोग हेल्थी क्रॉप उगा रहे हैं और उसमें अगर हम लोग किसी तरह का मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किए हैं, तो क्या वो गुड क्वालिटी आपका क्रॉप देगा? बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर जो रहता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है। लेकिन एक बात याद ध्यान दीजिएगा, जो कंटिन्यूस कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का, वो क्या करता है? सॉइल के न्यूट्रिएंट को जो रहता है ख़त्म कर देता है। मान लीजिए एक ही सॉइल में, ठीक है, एक ही जगह पे हम लोग जो है आपका कल्टीवेशन कर रहे हैं और एक ही तरह का क्रॉप जो है रेगुलर हम लोग कंटिन्यूस लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उस जगह की सॉइल की फर्टिलिटी जो रहती है वो ख़त्म हो जाती है। देखिए फर्टिलाइज़र जो रहता है ये एक तरह का केमिकल्स रहता है, ठीक है, जो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उसमें रहता है। याद रखिएगा, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स उसमें रहता है फर्टिलाइज़र में, और ये इस तरह का केमिकल्स है, ठीक है। ये जो केमिकल्स है फर्टिलाइज़र, ये आपका फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है। जैसे कुछ एग्जांपल फर्टिलाइजर्स का दिया हुआ है, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, एमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया, और एनपीके, इसको हम लोग नाइट्रोजन फॉस्फेरस और पोटासियम कहते हैं, एनपीके को, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब कुछ आपका फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देख लीजिए, यूरिया अमोनियम सल्फेट है, और सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, जिसको एनपीके का फुल फॉर्म देख लीजिए, नाइट्रोजन है, फॉस्फेरस है, पोटासियम है, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो डियर यहाँ पे अगर आप हिंदी वाले हैं तो एक बार देख सकते हैं, आपका रासायनिक पदार्थ क्या होता है। हम लोग फर्टिलाइजर्स को कहते हैं उर्वरक, ठीक है, ये एक तरह का रासायनिक पदार्थ है और जो कि फैक्ट्रियों में आपका उत्पादन किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो यूरिया हो गया, एमोनियम हो गया, आपका सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया, और एनपीके हो गया, यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, ये इसका एनपीके का एक फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट ईयर ये देख लीजिए, मैन्योर, ठीक है। ये मैन्योर क्या होता है? तो मैन्योर एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो किससे मिलता है? तो देख लीजिए, जितने भी हम लोग प्लांट एनिमल जो है, ठीक है, अगर वो हम लोग मान लीजिए कुछ सब्जी का छिलका हो गया या आपका गाय का गोबर हो गया, जब उसको हम लोग एक जगह जाके फेंक देते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है, और वही क्या होता है? मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
तो फार्मर्स क्या करता है, वो उसका प्लांट और जितने भी एनिमल वेस्ट यानी गोबर जिसको हम लोग कहते हैं, और जितना भी प्लांट रहेगा वो क्या करता है, गड्ढा खोदता है और सबको एक जगह डालते जाता है। फिर वो क्या करेगा, वहाँ पर वो जो रहता है उसको डिकम्पोज कराता है, यानी वो डिकम्पोज होगा, यानी सड़ता है, ठीक है। और ये जो डिकम्पोजिशन होता है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। किससे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। और इस डिकम्पोज मैटर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैन्यूर कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, ऑर्गेनिक मैन्यूर कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग हिंदी में बोले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं डियर, खाद बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात देख लीजिए कि फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में क्या होता है, कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। जैसे कि अभी हम लोग इंग्लिश में देखे थे कि कंटिन्यूस जो कल्टीवेशन होता है उससे क्या होता है कि आपका मिट्टी का पोषक तत्व जो रहती है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है डियर, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपका जो उर्वरक है वो क्या है। तो ये एक तरह का मानव निर्मित है, और खाद जो है एक तरह का प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। जैसे कि गोबर और पौधा, हम लोग उसी से खाद बनाते हैं। लेकिन ये जो आपका फर्टिलाइज़र है ये केमिकल से, जो कि जहाँ की फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन मेड है, यानी इसको हम लोग मानव निर्मित कहते हैं। तो उर्वरक का उत्पादन जो रहता है फैक्ट्री में होता है, और खाद जो रहता है खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से क्या होता है, मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, जिस बात का याद रखिएगा कि फर्टिलाइजर से मिट्टी में कभी भी ह्यूमस नहीं मिलता है, और खाद से क्या रहता है, मिट्टी को ह्यूमस मिलता है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम हो गया, और खाद का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, खाद में ऐसा नहीं है, देखिए खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ डियर, कि इसमें जो रहता है बहुत ही आपका हाई अमाउंट में रहता है, ठीक है, यानी प्रचुर मात्रा में जितना रिक्वायर्ड रहता है ना उतना रहता है आपका उर्वरक में। लेकिन इस खाद में जो रहता है सब मिनिमम अमाउंट में जो रहता है, आपका जितने भी पोषक तत्व रहता है सब प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये जो रहता है किसी एक तरह का फर्टिलाइज़र में किसी एक तरह का आपका केमिकल्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लेकिन आपका खाद में हर एक तरह का जो रहता है आपका न्यूट्रिएंट्स वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये कम मात्रा में रहता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब तो डियर अगर आप इंग्लिश में हैं तो देख लीजिए इसका डिफरेंस क्या है, कि इसमें लॉट ऑफ ह्यूमस रहता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है, लॉट ऑफ ह्यूमस रहता है, इसमें ह्यूमस प्रोवाइड नहीं होता है। ये किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इसमें रहता है, ठीक है। पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स क्या, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम बात करें नाइट्रोजन का तो नाइट्रोजन रहेगा, फॉस्फोरस का बात करें तो फॉस्फोरस रहेगा, पोटासियम की बात करें तो पोटासियम रहेगा। लेकिन मैन्यूर में जो रहता है रिच न्यूट्रिएंट रहता है, ठीक है। यानी रिच न्यूट्रिएंट कहने का मतलब है कि आपका फर्टिलाइजर से कम न्यूट्रिएंट रहता है, सॉरी यहाँ पे लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। यानी फर्टिलाइजर से आपका न्यूट्रिएंट जो रहता है मैन्यूर में कम रहता है, ठीक है। इसका एडवांटेजेस क्या है डियर, तो इसका एडवांटेजेस ये है कि ये इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, सॉइल का, यानी सॉइल का जो पानी को सोखने का जो क्षमता रहता है ना उसको ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और क्या करता है, सॉइल को ना पोरस बनाता है, ताकि उसमें ना यानी छेदरेदार बनाता है, ताकि उसमें गैसेस एक्सचेंज ईजिली हो सकता है। और क्या करता है, वो नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज़ करता है, यानी आपका जो सॉइल में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट रहता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है उसको ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। फिर ये सॉइल के टेक्सचर को भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ डियर, कि ये जो खाद रहता है, ठीक है, वो पानी की जो मिट्टी को जो पानी की सोखने की जो क्षमता रहता है उसको इंक्रीज़ करता है। फिर उसको भुरभुरा बनाता है जिससे गैसेस एक्सचेंज हो सके। और फिर क्या करता है, उसमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट रहता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है उसको भी ये मैन्यूर इंक्रीज़ करता है, और उसका टेक्सचर को भी इंक्रीज़ करता है। इसका मतलब क्या, गठन सुधार, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार जाता
है, ठीक है, जिसको हम लोग टेक्सचर कहते हैं। तो डियर इस पॉइंट यहाँ तक में हम लोग इतना डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ कुछ बचा हुआ है, जैसे कि आपका इरिगेशन से, ठीक है, सिंचाई से बचा हुआ है, स्टोरेज बचा हुआ है, हार्वेस्टिंग बचा हुआ है। तो उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर से जितना एमसीक्यू क्वेश्चन अराइज होगा जो कि आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और अगर इस चैनल में नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।